कहानियाँ जो मुस्कान ला दे। तैयार रहो। मैं कभी बॉय स्काउट था। हालांकि मुझे उल्टी या सीधी दोहरी गांठ और चौर गांठ में फर्क नहीं मालूम था। बस इतना समझता था कि चौर गांठ किसी चोर के पकड़े जाने पर उसे बांधने के लिए लगाई जाती होगी। मैंने कभी कोई चोर नहीं पकड़ा था। मुझे नहीं पता था कि चोर पकड़ लेता तो उसे कैसे बांधता, क्योंकि मुझे गांठ लगानी ही नहीं आती थी। मुझे लगता है कि मैं उसे चेतावनी देकर छोड़ देता। उससे कहता कि बॉय स्काउट बन जाओ, तैयार रहो। यही है बॉय स्काउट का आदर्श वाक्य। यह अच्छा भी है, लेकिन मैं किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं रहा, चाहे इम्तिहान हो या सफर या मेरे कमरे की छत उड़ जाए। बोलते हुए मैं बीच में ही भूल जाता था कि आगे क्या कहना है। मैं अपने किसी दोस्त की शादी में जाने के लिए नया सूट बनवाता और पायजामा पहने ही चला जाता। आखिर मुझ जैसा बेहद बेढंगा लड़का किस तरह बॉय स्काउट बन गया? जब यह सब कुछ हुआ तब मैं शिमला के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, जूनियर स्कूल में। उस वक्त मैं जूनियर ही था। यह अफवाह फैल गई कि मैं अच्छा बावर्ची हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं पकाया था। बहरहाल मैंने एक मिठाई की दुकान पर काफी वक्त बिताया था। मैं दुकानदार चिप्पू को मशवरे दिया करता था। उसे ज्यादा और बेहतर समोसे, जलेबियां, टिक्कियां और पकोड़े बनाने के लिए प्रेरित करता था। मेरे बिन मांगे मशवरों के बदले वह मुझे अक्सर मुफ्त में समोसे खिला देता था। स्वाभाविक ही मैं उसे अपना दोस्त और मेहरबान मानता था। अपनी इसी खूबी के बल पर मुझे कुकरी बैच देकर मेरी टुकड़ी को राशन की आपूर्ति का जिम्मा सौंप दिया गया। हमारी टुकड़ी में करीब 20 सदस्य थे। गर्मी की छुट्टियों में हमारे स्काउट मास्टर ऑलिवर मासे हमें कैंपिंग अभियान पर तारा देवी ले गई। यह शिमला से कुछ मील दूर एक पहाड़ पर था, जिसकी चोटी पर एक मंदिर बना था। पहली रात हमसे काम करवाया गया। हमने आलू प्याज छीले, मटर के दाने निकाले और मसाले कूटे। ये सब चीजें तैयार हो जाने पर उस्ताद बावर्ची होने के नाते मुझसे पूछा गया, इनका क्या करें? मैंने हुक्म दिया, सब चीजों को बड़ी देगची में डाल दो, उसमें कुप्पा भर घी मिला दो, कुछ बिछुआ की पत्तियां डालकर आधा घंटे पकने दो। यह सब हो जाने पर हर एक व्यक्ति ने इसे चखा। आम राय यह थी कि पकवान में कुछ कमी रह गई। मैंने सुझाव दिया, कुछ नमक और डाल दो, और नमक डाल दिया गया। फिर भी कुछ कमी रह गई। मैंने हुक्म दिया, 1 कप शक्कर डाल दो। मिश्रण में शक्कर डाल दी गई। एक स्काउट विमल ने कहा, हम टमाटर डालना भूल गए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास यह टोमेटो सॉस है, 1 बोतल टोमेटो सॉस डाल दो। एक दूसरे लड़के ने पूछा, कुछ सिरका डाल दे तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, 1 कप सिरका मिला दो। चखने वाले एक लड़के ने कहा, अब ये काफी खट्टा हो गया है। मैंने कहा, हम मुरब्बा कौन सा लाए हैं? करौंदे का मुरब्बा। ठीक है, बोतल उड़ेल दो। डिश बहुत कामयाब रही, सबको मजा आया। ऑलिवर मासे ने भी चटकारे लेकर खाया, बिना जाने कि इसमें क्या क्या पड़ा है। उन्होंने पूछा, इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा, अखिल भारतीय मिठी और खट्टी जैम पटेटो करी। विमल बोला, संक्षेप में इसे बॉन्ड भुजी कहिए। मुझे कुकरी बैच मिल गया था। बेचारे ऑलिवर मासे, जिस तरह मैं स्काउट बनने लायक नहीं था, उसी तरह वह भी स्काउट मास्टर बनने के लायक नहीं थे। अगले दिन उन्होंने ऐलान किया कि वे ट्रैकिंग का सबक देंगे। वे आधा घंटे की शुरुआत करके जंगल में चले गए। अपने पीछे छोड़ गए टूटी हुई टहनियाँ, मुर्गे के पंख, स्नोवर के चिलगोजे और एरंड की ट्रेल, जिसका पीछा करते हुए हमें उन तक पहुंचना था। बदकिस्मती से हम बहुत अच्छे ट्रैकर नहीं थे। कुछ दूर तक तो हम ऑलिवर मासे की ट्रेल के सहारे जंगल में गए, लेकिन साफ पानी के एक पोखर को देखकर हमारा ध्यान भटक गया। वह बहुत आकर्षक था। हमने अपनी यूनिफॉर्म उतारी
और पोखर में कूद पड़े। हमने खूब मस्ती की, घास भरे किनारों पर लेटकर धूप का मजा भी लिया। 2 घंटे बाद भूख लगने पर हम कैंप में लौट आए और शाम के खाने की तैयारी करने लगे। फिर बॉन्ड बुझी, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। अंधेरा हो चला था। हमें ऑलिवर मासे की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक वह कैंप की तरफ लड़खड़ाकर आते दिखे। उन्हें 2 स्थानीय ग्रामीण सहारा दे रहे थे। 2 घंटे जंगल के छोर पर हमारा इंतजार करके उन्होंने अपनी ही ट्रेल के सहारे वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन बढ़ते अंधेरे में वे जल्दी ही रास्ता भटक गए। मंदिर से लौट रहे कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें कैंप तक लाने का जिम्मा संभाला। वे बेहद गुस्से में थे और उन्होंने अच्छे आचरण के लिए दिए गए तथा अन्य बैज वापस लेकर अपने थैले में ठूंस लिए। मुझे भी अपना कुकरी बैज देना पड़ा। 1 घंटा बाद जब हम रात को सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग्स में जाने की तैयारी कर रहे थे, तब ऑलिवर माँ से चिल्लाई, डिनर कहाँ है? विमल ने कहा, हमने खा लिया, सब खत्म हो गया सर। बॉन्ड कहाँ है? वह बावर्ची। बॉन्ड उठो और मेरे लिए एक ऑमलेट बनाओ। नहीं बना सकता सर। क्यों? आपने मेरा बैज ले लिया है, उसके बिना खाना बनाने की इजाजत नहीं है। यह स्काउट का नियम है सर। इस नियम के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन तुम सभी लोग अपने बैज वापस ले लो, हम कल स्कूल लौटेंगे। ऑलिवर माँ से झल्लाकर अपने तंबू में चले गए, लेकिन मैंने नरम पड़कर उनके लिए बढ़िया ऑमलेट बना दिया। उन्होंने इसे कानफूल की पत्तियों के साथ अलग से लाल मिर्च लगाकर खाया। गाल फुला फुलाकर ऑलिवर मासे ने कहा, ऐसा ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया। कुछ ज्यादा गर्म पर बहुत जायकेदार है। क्या एक और लेंगे सर? बॉन्ड, कल हम सुबह जल्दी नाश्ता करेंगे, लेकिन हमें अगले दिन बहुत सुबह अपना कैंप उखाड़ना है। कल सुबह एक रीछ हमारे कैंप में आ गया, जहां हमारी रसद रखी थी। उसने खूब उत्पात मचाया और हमारे सामान को तहस नहस कर डाला, यहाँ तक कि उसने हमारी देगची को पहाड़ी के नीचे लुढ़का दिया। इस बखेड़े और हंगामे में वह रीछ ऑलिवर मासे के तंबू में घुस गया। किस्मत से वह पहले ही बाहर जा चुके थे। रीछ ऑलिवर मासे के गाउन में उलझा हुआ बाहर आया, फिर वह जंगल की तरफ भाग गया। एक रीछ गाउन पहने हुए, यह मजेदार दृश्य था। हालांकि हमारी टुकड़ी बहादुर स्काउट की थी, लेकिन हमने यही बेहतर समझा कि रीछ को गाउन ले जाने दिया जाए। घर में प्रेत। दादी ने फैसला सुनाया कि हम घर बदलेंगे। कारण था एक प्रेत, एक बदमाश भूत जिसने हर किसी का जीना मुहाल कर दिया था। भारत में प्रेत आमतौर पर पीपल के पेड़ पर रहते हैं। हमारे यहाँ भी प्रेत ने सबसे पहले एक पुराने पीपल की शाखाओं को ही अपना घर बनाया। ये शाखाएं घर की 4 दीवारी को फोड़कर हमारी तरफ बगीचे तक और दूसरी तरफ सड़क तक फैल गई थी। वह प्रेत कई साल तक वहाँ बहुत मज़े में रहा। उसने घर में किसी को परेशान नहीं किया। मुझे लगता है कि सड़क पर यातायात ने उसे पूरी तरह व्यस्त रखा। कभी कभी जब कोई तांगा वहाँ से गुजरता था तो वह उसके घोड़े को डरा देता था। बेचारी घोड़ा गाड़ी बहकर सड़क से नीचे उतर जाती थी। वह अक्सर किसी कार या बस के इंजन में घुस जाता था, जो थोड़ा आगे जाते ही बंद हो जाती थी। उसे साहबों के सिर पर लगी 16 टोपी उछाल फेंकने का बड़ा शौक था। वे कुड़कुड़ करते हुए ताज्जुब करते थे कि हवा ने कितनी तेजी से उनकी टोपी उछाल दी और देखते ही देखते गायब भी हो गई। हालांकि प्रेत खुद की उपस्थिति का एहसास करा देता था और कभी कभी उसकी आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी, लेकिन वह इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देता था। रात के वक्त लोग उस पीपल के नीचे से गुजरने से कतराते थे। कहा जाता था कि अगर आप उस पीपल के नीचे जम्हाई ले लें
तो प्रेत आपके गले से नीचे जाकर आपका हाजमा बिगाड़ देगा। दादी का दर्जी जसपाल, जो कभी वक्त पर कपड़े सिलकर नहीं देता था, अपनी दिक्कतों के लिए उस प्रेत को जिम्मेदार ठहराता था। एक बार उसने पीपल के नीचे जम्हाई लेते समय मुंह के सामने अपनी उंगलियां नहीं चटकाई, जो पीपल के नीचे जम्हाई लेते समय लाजमी था, और प्रेत आसानी से उसके भीतर चला गया। तब से जसपाल का पेट हमेशा गड़बड़ ही रहता था। लेकिन इस सब की वजह से हमारा घर तब तक अकेला पड़ गया जब तक कि वह पीपल कट नहीं गया। इसमें दादाजी के अलावा किसी की गलती नहीं थी, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग को वह पेड़ काटने की इजाज़त दी थी। यह पेड़ हमारी ज़मीन पर था। वे लोग सड़क को चौड़ा करना चाहते थे। यह पेड़ और थोड़ी सी दीवार इसमें रुकावट थे, लिहाजा दोनों को हटाना पड़ा। वैसे भी लोक निर्माण विभाग के सामने प्रेत तक की नहीं चलती। वह मुश्किल एक दिन ही गुजरा होगा जब हमें पता चला कि पेड़ से महरूम होकर भूत ने हमारे बंगले में ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया। क्योंकि किसी भी अच्छे प्रेत को अपना अस्तित्व साबित करने के लिए बुरा होना ही पड़ता है। लिहाजा उसने शीघ्र ही घर में तमाम तरह की बदमाशियां शुरू कर दी। उसने शुरुआत ऐसे की कि दादी जब भी अपना चश्मा उतार कर रख देती थी तो वह उसे छिपा देता था। दादी बड़बड़ाती, मुझे पक्का याद है कि मैंने चश्मा ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था। थोड़ी देर बाद चश्मा एक जंगली सुअर के थूंते पर लटका हुआ पाया जाता, जिसका मसाला भरा हुआ भारी सिर हमारे बरामदे की दीवार को शोभा बढ़ा रहा था। मैं घर में अकेला लड़का था, लिहाजा इस शरारत का इल्ज़ाम पहले मुझ पर ही लगा। लेकिन 1-2 दिन में जब वह चश्मा गायब हुआ और तोते के पिंजरे के तारों में लटका पाया, तब यह तय पाया गया कि यह शरारत कोई और कर रहा है। अगले शिकार दादाजी बने। एक सुबह वह बगीचे में गए तो क्या देखते हैं कि उनके कीमती मीठे मटर टूटकर ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। इसके बाद बारी आई केन चाचा की। वह सोने में बड़े फक्कड़ थे। एक बार जो सोए तो फिर कोई उन्हें जगाए, यह उन्हें नागवार गुजरता था। लेकिन जब वह धुंधली आंखों के साथ परेशान हाल नाश्ते की टेबल पर आए तो हमने पूछा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? वह बोले, रात को बिल्कुल नहीं सो पाया। जब भी नींद लगती तो पलंग से बिस्तर फिसल जाता। मुझे 1 दर्जन बार फर्श से बिस्तर वापस उठाने नीचे उतरना पड़ा। उन्होंने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूर कर देखा। बच्चू, रात को तुम कहाँ सो रहे थे? मैंने कहा, दादाजी के कमरे में। दादाजी बोले, यह सच कह रहा है, मैं भी नींद का कच्चा हूँ। अगर वह नींद में चला होता तो मैं जरूर जाग जाता। दादी ने कहा, यह उसी पीपल के पेड़ वाले प्रेत की करामात है। इस घर में आ गया है। पहले मेरा चश्मा, फिर मीठी मटर और अब केन का बिस्तर। अब आगे न जाने क्या होगा। हमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक के बाद एक विपत्तियां आती चली गई। मेज़ों से बर्तन और दीवारों से तस्वीरें नीचे गिरने टपकने लगी। टी पॉट में तोते के पंख मिलते थे। तोता खुद आधी रात को गुस्से में ची ची करता था। केन चाचा को उनके बिस्तर पर एक कौवे का घोंसला मिला। जब उन्होंने इसे खिड़की के बाहर फेंका तो 2 कौवों ने उन पर हमला कर दिया। मिन्नी चाची के आने पर हालात और बिगड़ गए। लगता था प्रेत तत्काल मिन्नी चाची को नापसंद करने लगा था। वह जल्दी घबराने वाली और चिड़चिड़ी महिला थी। ऐसे लोग दुष्ट प्रेतों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। न जाने कैसे दादाजी की शेविंग क्रीम चाची के टूथपेस्ट में मिल गई। जब वो बैठक में आई तो उनके मुंह से फेन निकल रहा था। हम डर के मारे जान बचाकर भागे। केन चाचा चिल्लाए कि उन्हें अलर्क रोग रैबिज हो गया है। 2 दिन बाद मिनी चाची ने शिकायत की कि एक चकोतरा उनकी नाक पर लग गया। यह कोठार के शेल्फ से अपने आप उछलकर कमरे में लहराता हुआ उन्हें लग गया।
उनकी नाक पर छोटे घाव और सूजन ने इस मामले की पुष्टि की। मिनी चाची ने कहा कि इससे तो अपर बर्मा में उनके जीवन में ज़्यादा शांति थी। दादी ने ऐलान किया, हमें यह घर छोड़ना होगा। अगर हम और ज़्यादा वक्त इस घर में रहे तो कैन और मिनी दोनों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैंने कहा, मेरी समझ से तो मिनी चाची को यह पहले ही हो चुका है। मिनी चाची ने झल्लाकर कहा, अब कोई ढीठता नहीं। मैंने तपाक से कहा, वैसे भी मैं घर बदलने को तैयार हूँ। मैं अपना होमवर्क तक नहीं कर पाता। स्याही की दवात हमेशा खाली मिलती है। दादी बोली, कल रात सूप में स्याही मिली थी। लिहाजा कुछ दिन और अनेक घटनाओं के बाद हम नए घर में जाने लगे। पहले 2 बैलगाड़ियों में भरकर फर्नीचर और भारी सामान भेज दिया गया। पुरानी कार की छत पर बैगों तथा रसोई के बर्तनों का ऊंचा ढेर लगा दिया गया। हर कोई कार में ठूंस ठूंस गया। दादाजी ने ड्राइविंग सीट संभाली। हम मुश्किल गेट से बाहर निकले ही थे कि एक आवाज़ सुनाई दी। लगा जैसे कोई दबी हंसी हंस रहा है और कार की छत पर खुद से बात कर रहा है। दादाजी ने पूछा, लगेज रैक पर क्या तोता है? दादी ने कहा, नहीं, वह तो एक बैलगाड़ी पर पिंजरे में रखा है। दादाजी ने कार रोकी, बाहर आए और कार की छत पर नज़र डाली। उन्होंने कार में वापस आकर उसे स्टार्ट करते हुए कहा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने तोते को ही बोलते हुए सुना। दादाजी सड़क पर कुछ ही दूर चल पाए थे कि दबी हंसी फिर सुनाई देने लगी। इस हंसी के बाद चीं चीं की आवाज़ आती थी। हम सब ने सुना। प्रेत ही खुद से बात कर रहा था। वह खुश होकर कह रहा था, चलो चलो, नया घर, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, क्या खूब मज़ा आएगा।